जो है हम लोग को बताया जा रहा था कि इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं का यानी अतीत की घटनाओं को पढ़ना इतिहास है, लेकिन नया परिभाषा जो है इसमें जिस तरह का इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है उसी तरह प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, उसको इतिहास का वह पार्ट जिसके विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। हेलो, मैं सपन कुमार और आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इस विषय में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग 10th क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे 10th में जब मैट्रिक के पास जब मैट्रिक क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास कई रास्ते बनते हैं कि कुछ लड़के तो साइंस की तरफ चले जाते हैं और कुछ लड़के जैसे मेडिकल के क्षेत्र में चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लड़के जो है वो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप तैयारी 10th क्वालिफाई करिएगा और उसके बाद यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले आपके पास ये समस्या आएगा कि हम किस चीज़ से शुरुआत करें और किस किस चीज़ को पढ़ें, या फिर ऐसे अनगिनत सवाल आपके पास आएगा जो कि जिसमें आपको दिमाग में आएगा कि जो रेलवे की जैसे तैयारी करने के दिमाग में आ रहा है तो उसमें कौन से उस सिलेबस में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसी के विषय में हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो के साथ बने रहिए। और मैं सपन कुमार हूं और मैं खुद एक रेलवे में जॉब कर रहा हूं और मैं 2016 में ही जॉब सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो इसके विषय में आपको हम बताएंगे कि वहाँ पे टाइमिंग जो है मायने रखता है। ठीक है, तो आपको जो है तो वो तो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, कि आपको जैसे मैथ रीजनिंग ये सब तो अलग चीज विषय में समझा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग जीएस के विषय में चर्चा करेंगे कि जीएस से कौन कौन से सवाल आते हैं। तो देखिए, जीएस में आपका आता है इतिहास आता है। ठीक है, इतिहास, उसके बाद आपसे भूगोल से पूछा जाएगा, उसके बाद एक राजनीति शास्त्र से यानी जो राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ सवाल अर्थशास्त्र से पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए हालांकि ये सब जितने भी सब्जेक्ट हम लिखाए हैं ये आपका 6 to 10th तक ही रहेगा, लेकिन जो है इसमें से थोड़ा मतलब एग्जाम का जो पैटर्न, एग्जाम का जो पूछने का तरीका है वो आप जो मैट्रिक तक से पहले जो पढ़ें उससे थोड़ा आधुनिक रूप से वो पूछेंगे। ठीक है, उसमें से वही हम आपको बताएंगे कि उसकी तैयारी कहाँ से कैसे करेंगे और उस क्वेश्चन को आप कैसे पकड़िएगा, उस विषय में आप कैसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, तो ये 4 व्यवस्था है। इसके अलावा भी पूछा जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा करंट अफेयर। ठीक है, ये आपका जीएस के विषय में पढ़ा। और इसके बाद आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के 3 पार्ट हैं। एक भौतिकी विज्ञान जिसे फिजिक्स, अंग्रेजी में हम लोग उसको फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी। दूसरा है रसायन शास्त्र, और तीसरा है जीव विज्ञान। ठीक है, ये सामान्य विज्ञान में 3 अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ सवाल तो कंप्यूटर से भी पूछ दिया जाता है, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखता है। आपको ये जो सिलेबस लिखा है इस पर कवर करना है। ठीक है, अब देखिए ये कुल मिलाकर हो गया जीएस। ठीक है, यानी जनरल स्टडी। जीएस मतलब जनरल साइंस नहीं होता है। जीएस जब हम बोल रहे हैं तो वहाँ जनरल स्टडी समझिए, उसका हिंदी में समझिए कि सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में आपको इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान एक अलग शाखा है जिसमें 3 अलग अलग ब्रांच हैं। ठीक है, तो और इसके बाद आपको पूछा जाएगा जैसे कि जब हम जैसे बताएं ना कि हम जो 2016 में दिए थे उसमें अलग अलग बोर्ड का अलग अलग विषय में सवाल पूछा जाता था। जैसे कि पटना बोर्ड से हम एग्जाम दिए थे। पटना बोर्ड में 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का और 50 क्वेश्चन जीएस का रहता था। और उसके बाद उस समय जैसे बम्बई बोर्ड हो गया, या फिर मध्य प्रदेश में हो गया, या फिर आपका हुबली बोर्ड हो गया, या फिर अहमदाबाद बोर्ड हो गया, या रांची बोर्ड हो गया, तो ये सब में क्या होता था कि मैथ कम पूछा जाता था और जीएस ज़्यादा पूछा जाता था। ठीक है, जैसे कि मुंबई बोर्ड से यदि आप ले लीजिए तो वहाँ जिस वक्त हम एग्ज़ाम दिए थे उस वक्त मात्र 10 सवाल मैथ से पूछा गया था, 90 सवाल जीएस पूछा गया था। लेकिन इसके बाद जब से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम शुरू किया था उसके बाद पूरा ऑल ओवर रेलवे का पैटर्न एक कर दिया है। 55 से 60 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग पूछेगा और
उसके अलावा बाकी आपका ये इसमें जीएस से पूछा जाएगा। तो यही जीएस के विषय में हम लोग अभी बताएंगे कि किससे कितना सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब आप तैयारी करने लगिएगा तो आपके अंदर ये कन्फ्यूजन ना रहे कि कैसे तैयारी करेंगे कि हम परेशान ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लड़का को यही पता नहीं रहता कि कहाँ से शुरू करें। अभी भी मेरे पास कोई फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, किस चीज़ को शुरुआत करें। तो इस चीज़ में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। इस चीज़ में जब फंसिएगा तो फिर समझिए कि आपका बेसिक ही कमज़ोर है, और यही आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जनरल स्टडी के विषय में पढ़ेंगे। देखिए इतिहास से ज़्यादातर जितने भी जीएस के सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए एक रेलवे ही नहीं है ना, रेलवे के अलावा आपका बीएसएससी है जो आपका इंटर स्तर से शुरू हो जाता है। हालांकि बीएसएससी कुछ ग्रेजुएशन लेवल में भी पूछा जाता है, लेकिन आपका इंटर स्तर में भी बीएसएससी है। आपका आप डिफेंस लेवल में चले जाइए तो बिहार पुलिस भी है, ठीक है। दरोगा में जैसे ग्रेजुएशन जब पास कीजिए इंटर में, तो इंटर के बाद ग्रेजुएशन पास कीजिएगा तो दरोगा लेवल का है, ठीक है। और ऐसे अलग अनगिनत है, जैसे एसएससी है, एलडीसी के रूप में, एमटीएस के रूप में। तो उसमें जो है उसमें इतिहास भूगोल ये सब के विषय में ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको वही हम बताएंगे कि किस सवाल से किस, ये जो जीएस का जो मान लीजिए एक ब्रांच है, जैसे मैथ और रीजनिंग तो अलग ब्रांच है, उसका तो हम लोग आपको अलग से बता देंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस में से किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इतिहास में समझिए कि इतिहास से लगभग 30% सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और ज्योग्राफी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज्योग्राफी में अलग, क्योंकि ज्योग्राफी जो सिलेबस है उसमें बहुत विस्तार सिलेबस है। इसमें परिस्थितिकी और पर्यावरण भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हालांकि कला एवं संस्कृति एक अलग चैप्टर है, वो भी इतिहास के ही दायरे में आपको लगभग उसी से मैच करता है। लेकिन भूगोल में जो है आपको परिस्थितिकी एवं पर्यावरण और भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये सभी चीज़ जो मिलाकर इसका सिलेबस बहुत बड़ा रहता है। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे राज्य व्यवस्था के विषय में, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था से भी अच्छा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी लगभग जैसे 100 सवाल मान लीजिए कि 100 सवाल का कोई एग्जाम, रेलवे का एग्जाम है, तो उसमें अभी के पैटर्न के हिसाब से तो 55 हिसाब मान लीजिए कि 55 सवाल गणित और रीजनिंग से है। तो कितना बचा, इधर 45 सवाल बचे रहे, ठीक है। तो अभी के पैटर्न में जो है क्या है कि करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हम आपको करंट अफेयर भी बताएंगे इस सीरीज में, और इस टीम के द्वारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग इस टीम के साथ बने रहिएगा। तो करंट अफेयर से भी थोड़ा ज़्यादा पूछ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे हम आपको बताएं सिर्फ रेलवे की तैयारी ही, सिर्फ रेलवे का ही नौकरी नहीं है, आपको एसएससी बीएसएससी अलग अलग से, जैसे बीएसएससी का 150 सवाल का क्वेश्चन रहता है, 150 सवाल उसमें पूछा जाता है। तो उसमें आपको 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछा जाता है, और 75 क्वेश्चन जो है जीएस से पूछा जाता है। तो इसमें आपको तैयारी तो इसका भी रहना चाहिए। आपका तैयारी बिहार पुलिस, जो लोग जिसका फिजिकल फिटनेस ठीक है, वो बिहार पुलिस की भी तैयारी रखना चाहिए, ठीक है। तो तभी आप क्या होगा कि जैसे जिस चीज़ का एग्ज़ाम है, जैसे अभी कुछ दिन बाद आने वाला है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम और बिहार दरोगा, जो ग्रेजुएशन लेवल है तो वो बिहार दरोगा के लिए, लेकिन जो इंटर स्तरीय हैं वो बिहार पुलिस के लिए तैयारी वो कर सकते हैं। तो उसका भी तैयारी आपको साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो आप, और एक चीज़ ये हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जब ग्रेजुएशन पास करेंगे ना तब बिहार दरोगा की तैयारी करेंगे, जब ग्रेजुएशन पास करेंगे तब बीपीएससी की तैयारी करेंगे। यही आप मात खा जाते हैं, क्योंकि अभी जो है कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पर 10 लड़का आ रहा है, यानी 10 स्टूडेंट आ रहा है, 10 क्या 20 स्टूडेंट आ रहा है। इस बार का जो रेलवे का ग्रुप डी जिसका सिलेक्शन अभी हो रहा है, उसमें लगभग वही लाख के आसपास सीट होगा, लेकिन 1,12,00,000 फॉर्म गिरा था। तो सोचिए आपका कंपटीशन कितना हार्ड है। तो तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाइएगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस यहाँ पे कि इतिहास भूगोल राजनीतिक जो जीएस है, इसमें से इतिहास से ज़्यादा सवाल आता है। फिर इसमें आपका राजनीतिक सवाल भी, राजनीतिक शास्त्र से भी अच्छा सवाल आ जाता है। अर्थशास्त्र ज़्यादातर नहीं आता है, वही कभी कभार 2-4 क्वेश्चन पूछ दें। लेकिन अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमी लगभग करंट अफेयर से सबमिट हो जाता है कि जैसे अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था से वही सवाल पूछा जाता है जो आपका करंट अफेयर में, जैसे कि इकोनॉमिक सर, अर्थव्यवस्था में जो सवाल पूछा जाएगा वो आपको करंट अफेयर से संबंधित है। जैसे कि
किसी बजट आ गया है तो उसको आप अर्थव्यवस्था में मानिएगा कि करंट अफेयर मानिएगा? क्योंकि जो आज बजट आया है वो तो है तो अर्थव्यवस्था के संबंधित सवाल, इकोनॉमिक्स से लेवल से सवाल है, लेकिन उसको वो अगला साल आपको काम नहीं आएगा। तो इसलिए इसका चिंता ही मत करिए अर्थव्यवस्था का। ये जो है करंट अफेयर अगर मजबूत रखिएगा तो इसका ऑटोमेटिक, जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कितना है, बिहार का कितना है, भारत का कितना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है तो इसके विषय में इसका चिंता मत रखिए। करंट अफेयर आपको रखना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए आपको, हालांकि यहाँ से भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप इस टीम में बने रहिए, प्रोवाइड किया है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको सलाह देता हूँ कि करंट अफेयर के लिए पत्रिका पढ़ते रहिएगा, ठीक है। उसमें जो है कई पत्रिका हैं, एक दो पत्रिका की बात नहीं है, कोई भी पत्रिका करंट अफेयर जो है जो लगातार कंटिन्यू, किसी भी पत्रिका को कंटिन्यू आप पढ़ते रहिएगा, काफ़ी है। रेलवे एसएससी बैंकिंग और भी जो बिहार पुलिस जो है वो बिहार दरोगा, ये सब के लिए काफ़ी है, ठीक है। और उसके बाद सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान में सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है बायोलॉजी से। इसमें समझिए कि यदि बायोलॉजी से लगभग 50% मान लीजिए 50% से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। यदि सामान्य विज्ञान में अगर यदि 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है विज्ञान से, तो समझिए कि 6 क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा रसायन शास्त्र और भौतिकी से लगभग बराबर सवाल पूछते हैं। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान से पूछा जाता है। तो हम लोग जो है तो ये तो आपको बता दिए कि इस तरीके से आप लेकर चलिएगा, तब आप अपने एग्जाम के लिए बाकियों की अपेक्षा आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो हम अब देखिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे इतिहास के विषय में, ठीक है। इसी जीएस के ही ब्रांच के एक शाखा एक मतलब शाखा है इतिहास, तो इसके विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकियों के विषय में हम अगले सीरीज में बताते चले जाएंगे, लेकिन जो अभी हम इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतिहास के विषय में देखते हैं। हालांकि देखिए मैं आपको हर बार मैं बता रहा हूँ कि आप वैकेंसी के लिए इंतजार मत कीजिए कि इस बार वैकेंसी, कई जगह लोग बोल रहे हैं कि वर्तमान में वैकेंसी नहीं आ रहा है, 10 साल 15 साल से आ जाएगा तो क्या करिएगा, उस वक्त तैयार होइएगा। उस वक्त अगर यदि आप तैयार होते हैं तो याद रखिए कि आपसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा दुगना तिगुना मेहनत कर रहे हैं और वहाँ आप टिक नहीं पाइएगा। इस बार के ही रेलवे के एग्जाम में देख लीजिए, ग्रुप डी का एग्जाम मैं बता रहा हूँ, ग्रुप डी के एग्जाम के विषय में बता रहा हूँ कि ग्रुप डी के एग्जाम में मैक्सिमम लड़का का रिजल्ट नहीं हुआ और जिसका रिजल्ट हुआ वो मेरिट में छंट रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन ही इतना टफ था, ठीक है। तो चलिए ठीक है, समय का वेस्ट नहीं करते हुए इतिहास के विषय में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे इतिहास के विषय में। तो देखिए इतिहास जब हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो इतिहास का मतलब हम लोग पहले समझ लेंगे कि क्यों जरूरी है पढ़ना। देखिए एक तो है नौकरी के लिए तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ नौकरी के लिए इतिहास जानना जरूरी होता है? तो नहीं, इतिहास आज के समय में हमारी जीवन पद्धति बन चुका है। इतिहास अगर यदि आप अपना मतलब नहीं कहता है कि अपना जो इतिहास नहीं जानते हैं वो अपना कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ठीक है, तो इतिहास को नौकरी के लिए भी, एग्जाम के लिए भी पढ़ना जरूरी है, और ये जानने के लिए भी कुछ चीज़ें होती है कि जानना भी जरूरी होता है। क्योंकि जैसे जब आप देश के विषय में नहीं जानते हैं, अपना पुराना जानकारी नहीं रखते हैं, तो फिर आपका पढ़ाई से क्या मतलब है, ठीक है। तो जब हम इतिहास का जिक्र करते हैं ना, तो इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास का मतलब क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है 2 थ्योरी आया था। एक पुराना थ्योरी जो है, जिसे इसका अगर हम खंड करते हैं तो ये बना हुआ है इति प्लस हास। जैसे हिंदी में आप इतिहास का सब संधि विच्छेद इसी तरह करते हैं ना कि इति जोड़ हास। तो इसका मतलब क्या, इति मतलब हुआ बीती और हास मतलब कहानी। तो पुराने समय में जो था कि पहले जो इसका परिभाषा आया था, पहले परिभाषा था कि बीती हुई कहानियों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, ठीक है। बीती हुई कहानियों का अध्ययन करना इतिहास लाता है।
ठीक है, बीती हुई कहानियों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ये हमारा पहले का थी, और मतलब जो पहले के विद्वानों ने जो ये परिभाषा दिया था उसमें यही दिया था, लेकिन बाद में जो आधुनिक विद्वान रहे थे, आधुनिक इतिहासकारों ने इस परिभाषा को खंडन कर दिया, क्योंकि इसको जो है एक तरह से संकुचित अवधारणा माना, कि इसको माना गया कि ये परिभाषा इतिहास को संकुचित कर देता है। ठीक है, और उसके बाद नया परिभाषा जो आया तो उसमें इतिहास में जो है अतीत, अतीत मतलब समझ रहे हैं, बीती हुई बातें, या पास्ट, अंग्रेजी में उसको पास्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और या तो हिंदी में भूतकाल लिखते हैं, लेकिन भूतकाल हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अतीत, फिर वर्तमान और फिर भविष्य, इन तीनों को शामिल किया गया है कि इतिहास का अध्ययन का मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन शामिल है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब जैसे इसको फ्रेम अगर करेंगे तो इसमें उन्होंने एक कॉमन नियम बताया कि हम लोग इतिहास को अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि बीती हुई कहानियों से, इसको या तो इस तरह हम लिख सकते हैं, अतीत की घटनाओं से सीखकर वर्तमान में प्रयोग करते हैं ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। ये नया परिभाषा है और यही परिभाषा सर्वमान्य परिभाषा है। ठीक है, ये परिभाषा इससे व्यापक रूप बना देता है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग को बताया जा रहा था कि इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं का, यानी अतीत की घटनाओं को पढ़ना इतिहास है, लेकिन नया परिभाषा जो है इसमें जो है बताया गया कि अतीत की घटनाओं से हम सीख करके वर्तमान में हम प्रयोग करते हैं ताकि हमारा भविष्य उज्जवल रहे। ठीक है, तो अब देखिए ये तो इतिहास का परिभाषा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इतिहास के विषय में कि इतिहास का ब्रांच कितना है। ठीक है, या फिर इतिहास को आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए कि इतिहास किसको कहते हैं, क्यों जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग बीती हुई घटनाओं से सीखते हैं कुछ वर्तमान में, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर से कुछ हम भविष्य के लिए कुछ योजना बना रहे हैं, तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि पहले हमारे पूर्वजों ने क्या गलती किया था, उस गलती को नहीं करना है ताकि हमें आगे कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो यही मतलब ये है, और यही आपके लिए भी बता रहा हूँ कि आप भी यही चीज़ कहिएगा कि जो हम आपके जो पहले वाले स्टूडेंट ने जो गलती की है वो गलती आप नहीं करिए ताकि आपका भविष्य खराब नहीं हो। ठीक है, तो अब हम लोग इतिहास को के विषय में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इतिहास कितने भागों में बांटा। तो विद्वानों ने यानी इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भाग में बांटा है। ठीक है, प्राचीन भारत यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। देखिए जो लोग मैट्रिक जैसे पास कर गए हैं तो आप लोग स्वाभाविक है कि छठा, सतवां, आठवां, नौवां, 10वां पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो छठा क्लास में आप पढ़े होंगे प्राचीन भारत। ठीक है, उसके बाद आप आगे पढ़िएगा सतवां में आप मध्यकालीन भारत है। ठीक है, और 8वां में पढ़े होंगे आप आधुनिक भारत। ठीक है, अब देखिए 9वां 10वां में एक इतिहास का एक ब्रांच अलग से आता है, वो है विश्व इतिहास। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री विषय, जिसमें हम अमेरिका के समय स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, हिटलर का उदय, नाजीवाद या फिर मुसोलिनी के विषय में पढ़ते हैं, तुर्की का तानाशाह, उस सब विषय में जो विश्व की परिघटनाएं जो हो रहा था उसके विषय में हम लोग 9वां 10वां में पढ़ते हैं।
लेकिन जो है अभी हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं उसके विषय में क्योंकि आपके एग्जाम में विश्व के इतिहास से बहुत कम सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आपको देखिए हम बता रहे हैं कि किस सवाल इसमें से भी, इतिहास में भी जो 3 पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सवाल किससे पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा सवाल यदि मान लीजिए कि एक कोई 10 सवाल अगर पूछ रहा है, 10 सवाल इतिहास से पूछ रहा है, तो इस तरह से समझिए कि 4 सवाल प्राचीन भारत से पूछा जाएगा, 4 सवाल आपको आधुनिक इतिहास से पूछा जाएगा, 2 सवाल मिडिल हिस्ट्री से पूछा जाएगा। मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन इतिहास से अपेक्षाकृत प्राचीन और आधुनिक के विषय में कम पूछा जाता है। क्योंकि देखिए प्राचीन इतिहास की जो घटना है, प्राचीन इतिहास की जो शाखा है उसमें कला एवं संस्कृति जो है वो भी शामिल रहता है, कला एवं संस्कृति। ठीक है, ये आगे हम आपको बताते चलेंगे कि कला संस्कृति में कौन सी कला है क्या। ठीक है, तो ये कला और संस्कृति और प्राचीन इतिहास, ये दोनों जो है हम प्राचीन इतिहास में ही पढ़ लेते हैं, तो इसलिए इससे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। मध्यकालीन इतिहास से अपेक्षाकृत कम पूछा जाता है और आधुनिक इतिहास से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तब देखिए हम लोग इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि प्राचीन इतिहास कब से कब तक माना गया है। ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास कब से कब माना गया है और आधुनिक इतिहास कब से माना गया है। ठीक है, तो हम देखिए इसमें पहले प्राचीन इतिहास के विषय में हम जिक्र कर लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास का उल्लेख यानी तब से शुरू हो जाता है जब हम लोग लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। यानी समझिए कि एक तरह से मोटा मोटी मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता से मध्यकालीन भारत से पहले, यानी कि 712 ईस्वी से पहले। क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता क्यों लिखे हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि की खोज हुई है उसका आज तक अध्ययन नहीं हो पाया है। वो आपको हम बताएंगे क्योंकि उसका लिपि चित्रात्मक रहा था, वो अभी भी न पढ़ने योग्य भूमि थी, आगे हम पढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, और 712 ईस्वी से पहले, क्योंकि 712 ईस्वी के बाद हमारा शुरू हो जाता है मध्यकालीन इतिहास। और 712 से लेकर के 1707 तक ये हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास का जिक्र है। ठीक है, और 1707 से लेकर आज़ादी की लड़ाई या फिर वर्तमान तक कह लीजिए, या फिर इस तरह से कह सकते हैं इसको 1707 से अब तक जो भी है आधुनिक इतिहास में मान लीजिए। जैसे इसमें आज़ादी की लड़ाई भी है, आज़ादी के बाद की भी भारत की लड़ाई है। ठीक है, हालांकि देखिए एक चीज़ इसमें आप देख लीजिए कि 1707 में जो है मध्यकालीन भारत का जो मुगल शासक में औरंगजेब की शासनकाल तक हम लोग मध्यकालीन भारत मानते हैं। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं 1707 के बाद से। लेकिन एक यदि आप आधुनिक भारत पढ़ना शुरू करिएगा तो उसमें यूरोपियों के आगमन से ही आपको पढ़ना शुरू करिएगा। ठीक है, तो यूरोपियों का आगमन कब से शुरू हो जाता है? 1498 से ही, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं, तो वहीं से आपको इतिहास आधुनिक भारत शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली अगर यदि माना जाए कि आधुनिक भारत कहाँ से शुरू होता है तो 1707 से। ठीक है, तो अभी हम लोग इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को बाद में देखेंगे, पहले हम प्राचीन इतिहास के विषय में देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको अगले क्लास फिर आगे हम मध्यकालीन इतिहास बताएंगे, फिर आगे हम आधुनिक इतिहास। तो देखिए अब प्राचीन इतिहास के विषय में हम लोग जिक्र करते हैं। जब हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो प्राचीन इतिहास, जिस तरह का इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, उसी तरह प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, उसको हम देखिए बता देते हैं, इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आध्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास को भी हम लोग 3 भाग में अलग अलग अध्ययन, और ये हम इसलिए जैसे
डिस्कस इस बात का होता है कि इन 3 भाग में, अलग भाग में क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो ये अध्ययन के सुविधा से आप लोग को जो है, हम लोग जब पढ़ने लगते हैं तो उसकी सुविधा के लिए इसे 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रागैतिहासिक काल को कब से कब माना गया है। तो जैसे कि हम आपको पता है ना, प्राचीन इतिहास तब से शुरू हो जाता है जब से हम लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। तब देखिए अब हम लोग तीनों को अलग अलग विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। अब देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के विषय में। तो देखिए जब प्रागैतिहासिक काल के विषय में हम चर्चा करते हैं तो इसके विषय में हम समझेंगे कि कब से कब तक प्रागैतिहासिक काल माना गया था। जिसके विषय में, यानी इतिहास का वह पार्ट जिसके विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल मानते हैं। जैसे कि जब से हम लोग कोई चीज़, लिखित चीज़ को हम अपनाने लगे हैं ना, या लिखित चीज़ हम लोग को मिलने लगा है, उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यानी इतिहास से पुराना काल। ठीक है, तो यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि वैसा काल, या तो इस तरह से लिखिए कि इतिहास का वैसा काल जिसका, काल का मतलब समझ रहे हैं ना, समय। ठीक है, तो इतिहास का वैसा काल जिसके विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यानी इतिहास का वैसा समय जिसके विषय में हमको कोई लिखित जानकारी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जहां से लिखित जानकारी मिलना शुरू हुआ उससे पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए उदाहरण के लिए हड़प्पा काल से पहले के समय। ठीक है, यानी हड़प्पा काल से पहले का समय जो भी था उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा क्या था, आध्यैतिहासिक काल। तो देखिए आध्यैतिहासिक काल का मतलब क्या है कि देखिए आध जैसे शब्द से पता चल रहा है कि आधा, इतिहास आधा, मतलब इस समय में क्या हुआ था कि लिखित जानकारी तो मिल गया था लेकिन हम लोग आज तक उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो उसे आध्यैतिहासिक काल कहा गया है। तो जैसे कि मतलब इस तरह से लिखिए कि इतिहास का वैसा काल जिसका लिखित जानकारी तो मिल गया लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका। हाँ, तो आध्यैतिहासिक काल जब हम कहेंगे, या फिर जब भी आपके विषय में, आपके सवाल में, या फिर कहीं भी जब आगे पढ़ते हैं, तो जब भी आध्यैतिहासिक काल का विषय में यदि आप चर्चा सुनते हैं तो समझ लीजिए कि इतिहास का वैसा कालखंड जिसके विषय में लिखित जानकारी तो मिल गया लेकिन जो है उसे आज तक किसी भी विद्वान कह लें या इतिहासकार कह लें, उन्होंने नहीं पढ़ पाया, यानी किसी भी मनुष्य ने नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, अब इसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो उदाहरण के लिए हड़प्पा के काल को आध्यैतिहासिक कहा जाता है। अब देखिए हड़प्पा के काल को आध्यैतिहासिक क्यों कहा जाता है कि उस समय जितने भी लिखित प्रमाण मिले थे तो वो जो है चित्रात्मक था। चित्रात्मक लिपि उस वक्त ज़्यादा प्रयोग हुआ था, यानी मतलब इस तरह से, इसका क्या मतलब था जिसने लिखा है वही जानते हैं, आज तक किसी ने नहीं पता कर पाया। ठीक है, कि इसमें अगर यदि आपसे देखिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि किस काल में या हड़प्पा के समय में कौन सी लिपि थी, देवनागरी लिपि दे दिया जाएगा और 2-3 लिपि दे दिया जाएगा और एक देगा चित्रात्मक लिपि। तो इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हड़प्पा के काल में कोई लिपि की चर्चा नहीं होती, सिर्फ चित्रात्मक लिपि होता था। ठीक है, उस वक्त के जो लिखित प्रमाण थे उसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है और इसी वजह से उसको हम लोग आध्यैतिहासिक काल में रखते हैं।
ठीक है। और इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐतिहासिक काल जो है उस तरह के वैसे इतिहास काल के वैसे खंड को कहा जाता है जिसमें लिखा पढ़ा जाने लगा। मतलब जो है जिस कालखंड में इतिहास की जानकारी जो है, जो भी जितने भी लिखे गए थे उसको पढ़ लिया मनुष्यों ने। तो यानी इसके विषय में अगर यदि लिखेंगे तो इतिहास का वैसा कालखंड या वैसा काल जिसमें लिखित जानकारी तो मिल गया था, लेकिन साथ ही साथ उसका अर्थ भी पता चल गया, या फिर अर्थ भी जानकारी मिल गया। तो वैसे काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहे हैं। यानी इस तरह से कहिए कि इतिहास काल का वैसा कालखंड जिसमें लिखित भी जानकारी मिले और साथ ही साथ उसका जानकारी भी मिल गया कि वो क्या लिखा गया है। ठीक है। अब इसके उदाहरण में अगर यदि हम देखेंगे, महात्मा बुद्ध के काल से आज तक, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध के काल जब थे, जब महात्मा बुद्ध का काल जो मतलब जब वो थे, उससे पहले जितने भी लिखित जानकारी मिला है उसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाए लोग। तो महात्मा बुद्ध के काल से लेकर के आज तक वो जो है ऐतिहासिक काल कहा गया है। ठीक है। तो हम लोग देखिए इसके विषय में पढ़ लिए कि तो इतिहास का कितने खंड होते हैं। सबसे पहले तो इतिहास का 3 खंड होते हैं। कौन कौन? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत यानी मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है। और एक आपको बताया था कि एक और इतिहास है जिसको विश्व इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, इटली के विषय में, इटली की एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, इटली के विषय में पढ़ते हैं, या और भी मतलब पढ़ते हैं। तो वो हम अलग से चर्चा करेंगे। और वो इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसके विषय में ऐसे भी सवाल कम पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। आपको यहाँ तक कि बीपीएससी लेवल तक के में भी बहुत कम पूछा जाता है। यूपीएससी में, वो भी मेंस में भी लगभग नहीं पूछा जाता है, समझ गए। लेकिन ये इतिहास, ये भारत का इतिहास जो है, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल आपको इतिहास में जो भी सवाल आएगा तो भारत के सवाल से, इतिहास से आएगा, जिसमें प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से ज़्यादा सवाल आएगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है। अब प्राचीन इतिहास का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भाग में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन इतिहास के स्रोत, जिसे कि प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी कहाँ कहाँ से मिला। ठीक है। क्योंकि प्राचीन इतिहास जब हम कह रहे हैं कि जब लिखित संसाधन नहीं थे, मनुष्य उस वक्त उतना जागरूक नहीं थे, तो आज हम लोग जब जैसे आज 2023 में हम पढ़ रहे हैं तो किस किस संसाधन को देख, और यदि जैसे हम आद्य ऐतिहासिक काल करें तो उस वक्त के लोग कोई भी आज जिंदा नहीं होंगे। तो कैसे हम पता किए कि ये प्राचीन इतिहास का स्रोत या फिर प्राचीन इतिहास में ऐसा ऐसा घटना घटा होगा। तो इस स्रोत के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत में।